मेरी आवाज़ क्लियर है ना तुम लोगों को? वृंदा, महक, आवाज़ वगैरह क्लियर है? ओके। मुझे एक बात बताना, मैंने जब अप्रैल में लॉकडाउन था, मैंने लॉकडाउन के टाइम पे इंडसइंड बैंक के शेयर्स लिए थे। अप्रैल में 100 शेयर्स लिए थे एट द रेट ऑफ खाली 200 रुपया, सॉरी 300 रुपया। मैं एक्चुअल फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ तुमको, ये कोई डमी एंट्री या ऐसी कुछ एग्जाम्पल देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। एक्चुअली मैंने 100 शेयर्स लिए थे 300 के भाव में। मैंने ये इंडसइंड बैंक इसलिए चूज किया था क्योंकि इंडसइंड बैंक का शेयर्स किसी जमाने में लॉकडाउन के पहले यही शेयर्स मुझे मिलते थे 1600 रुपए के। तो जब 1600 रुपए के शेयर्स मेरे को 300 रुपए में मिलना शुरू हो गया, तो मैंने क्या सोचा कि भाई ये तो अच्छी बात है, 1600 के शेयर आज अपने को 300 रुपए में मिल गए। वो भी क्यों टूटा हुआ है शेयर मार्केट? क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, लोगों के पास में बिजनेस नहीं है करने के लिए। जिस टाइम पे ये चीजें नॉर्मलाइज हो जाएगी, जिस टाइम पे हमारा वापस सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, जिस टाइम पे हमारे वापस से बिजनेस स्टार्ट हो जाएंगे, ये 300 का शेयर फिर से कहीं ना कहीं 1500 पे जाके लैंड अप हो जाएगा। तो वो हिसाब से मैंने इसके शेयर्स खरीद लिए। अब क्या हुआ, लॉकडाउन जैसे ही खुला, जैसे ही अनलॉक होना शुरू हुआ, ये शेयर का प्राइस बढ़ते 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 पहुंच गया 600 रुपए पे। यहां पे मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी अप्रैल मंथ में? 30,000 की। जैसे ही ये शेयर 300 रुपए पे चला गया, जैसे ही ये शेयर 300 रुपए का 600 रुपए पे चला गया, मेरे को पछतावा होने लगा कि साला यार 2 महीने में या 3 महीने में ये 300 का शेयर डबल हो गया। मतलब अगर मैंने 1 लाख रुपए डाले होते तो मेरे को 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए मिल चुके होते, डबल हो चुके होते थे, 2 लाख रुपए मिल चुके होते। अगर मैंने 5 लाख रुपए डाले होते तो मेरे को 10 लाख मिल गए होते। मैंने 1 करोड़ डाला होता तो मेरे को 2 करोड़ रुपए मिल गए होते। सीधी सी बात है, और वो भी विद इन द स्पैन ऑफ खाली 3 महीना। तो मेरे मन में क्या लालच आया कि यार भाव तो मेरा एस्टिमेट क्या था कि ये जाएगा 1500-1600 रुपए पे, अभी तो खाली 600 रुपए पे पड़ा हुआ है, क्यों ना और खरीद लिया जाए। लेकिन इस बार अब मेरे को 600 के भाव पे खरीदना पड़ेगा, अब मेरे को महंगा खरीदना पड़ेगा। उस टाइम पे मैंने कुछ 626 रुपीज के भाव में इसको, ये उस टाइम पे 626 रुपीज में चल रहा था। मैंने बोला यार 626 रुपए में मिल रहा है, अभी ले लेते हैं, राइट टाइम है। 3:15 बजे मार्केट बंद होता है और आपको फंड आपने डीमैट अकाउंट में डालने के लिए बैंक अकाउंट लिंक चाहिए आपका, ठीक है? तो मेरे बैंक में 60,000 रुपए पड़े हुए नहीं थे। अब मेरे को 100 शेयर्स लेना है, अब मुझे फिर से 100 शेयर्स लेना है। अब मैं आ गया हूं जुलाई मंथ में, 100 शेयर्स लेना है एट द रेट ऑफ 626 रुपीज। तो मतलब मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है? 62,600 रुपीज का यहाँ पे मेरा एडिशनल होने वाला है, 62,600 रुपीज का। लेकिन इतने पैसे मेरे बैंक में नहीं थे। मैंने हाथों हाथ नौकर को भेजा, 2:15 2:50 को मैंने उसको बैंक में डिपॉजिट किया। 2:30 तक मेरे को मैसेज आ गया कि भाई आपके अकाउंट में 62,000 रुपीज जमा हो चुके हैं। वो 62,000 को मैंने मेरे डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर किया और डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करके उसी पैसे से शेयर्स खरीद लिए। सीधी सी बात है। अब मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 92,600 रुपीज का इन्वेस्टमेंट हो गया। अब मेरे पास में टोटल शेयर्स कितने हो गए? 200। मतलब क्या मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास में 200 शेयर्स है जिसका टोटल वैल्यूएशन 92,600 रुपीज का है। मतलब मेरा एवरेज प्राइस कितना है? एवरेज शेयर प्राइस 463 रुपीज। देख लो एक बार कैसे किया ये, 92,600 डिवाइडेड बाय 200, सीधी सी बात है, आ गया। मतलब एक्चुअल में जब पूरी दुनिया आज शेयर 626 रुपए में खरीदेगी, मेरा एक शेयर का वैल्यूएशन कितना हो गया? सर ये कैसे हुआ? एवरेज। सर आपने कुछ शेयर्स खरीदे थे 300 रुपए में, कुछ शेयर्स खरीदे 626 में, तो आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना होगा? इन दोनों का एवरेज देख लो, उतना आता है कि नहीं आता है?
आ गया 463। वृंदा कर कर, शांति से कर। करेक्ट है। इसी को बोला जाता है प्राइस को करेक्ट करना। इसको बोला जाता है प्राइस को करेक्ट करना। तो कैसा होता है जनरली, जब कोई चीज बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है, बहुत ज्यादा शेयर का प्राइस बढ़ते जाता है, तो मार्केट को लगता है इस मार्केट के प्राइस को हमको करेक्ट करना चाहिए। ये तो क्या हो रहा है, जस्ट बिकॉज सब लोग डिमांड कर रहे हैं, इसलिए प्राइस उसका शूट अप होते जा रहा है, जबकि एक्चुअल में कोई न्यूज तो है नहीं मार्केट में। जैसे अभी अगर तुम देखोगे मार्केट में मेरे को बताना क्या पॉजिटिव न्यूज है अभी अपने पास। क्या कोई पॉजिटिव न्यूज आई है? क्या कोई इलेक्शंस हो रहे हैं अपने इंडिया में? क्या अपने पास में बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट मिला है? देख, रिलायंस कंपनी अपना रोज अपना एफडीआई लेके आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आता है। रिलायंस कंपनी को छोड़ दो, रिलायंस इज वन ऑफ द कंपनी इन द मार्केट, रिलायंस इज नॉट द होल मार्केट। ठीक है ना? तो रिलायंस कंपनी की तुम जो न्यूज पढ़ रहे होंगे उसको थोड़ा साइड में रखो। इसके अलावा क्या न्यूज है मार्केट में? तुमको लगता है बिजनेस बैक टू नॉर्मल आ गए सबके, कि अरे दनान बिजनेस कर रहे हैं, अभी दिवाली दशहरा है, लोगों की दिवाली तो ऐसी जाएगी, दो लोगों का नवरात्रि तो इतनी मस्त जाएगी, ऐसा कुछ लग रहा है कि तुमको स्कोप है आगे अपना? फिर भी तुम देखो मार्केट रोज पॉजिटिव है, मार्केट रोज अपवर्ड ट्रेंड में है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यूएस में इलेक्शंस है। जब भी यूएस में इलेक्शंस है, जब भी इलेक्शन का टाइम आता है, तो मार्केट क्रैश नहीं करते ये लोग ट्राई करते हैं कि मार्केट पॉजिटिव रहे, क्योंकि अगर मार्केट क्रैश हो गया तो लोगों के पास में पैसा नहीं रहेगा, तो प्रचार करने के लिए पैसा कहां से लाएंगे ये लोग? और मार्केट क्रैश हो गया तो गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन मार्क आना शुरू हो जाता है कि आपके इकोनॉमिक अफेयर्स क्या थे कि हमारा मार्केट क्रैश हो रहा है और आप कुछ भी कर नहीं पा रहे हो उसके लिए। तो जनरली इलेक्शंस के टाइम पे मार्केट अपवर्ड ट्रेंडिंग पे होता है। हमारा इलेक्शन नहीं है, यूएस का इलेक्शन है। अगर तुमको पता होगा तो नवंबर वगैरह में यूएस के इलेक्शंस है। तो इंटरनेशनल मार्केट पॉजिटिव है, इसके लिए उसका इंपैक्ट थोड़ा बहुत हमारे इंडियन मार्केट पे आ रहा है, इसके लिए हमारा इंडियन मार्केट पॉजिटिव चल रहा है। हुआ क्या, एक बार बीच में भयानक टूटा मार्केट, आज से 10-15 दिन पहले की बात है। अगर तुम न्यूज फॉलो करते होगे तो मार्केट, सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी 700-800 पॉइंट नीचे संक हुआ। मैंने 626 में शेयर्स खरीद लिए थे और उस शेयर का प्राइस जाके टूटा सीधा 500 रुपए पे। मतलब मेरी इन्वेस्टमेंट, जो मेरा 300 रुपए का शेयर डबल प्रॉफिट हुआ था, वो प्रॉफिट खा गया मेरा शेयर, नीचे आ गया मेरा शेयर। करेक्ट है? इस टाइम पे तुमको क्या लगता है मैंने क्या करना चाहिए? मेरे शेयर्स बेच देने चाहिए या इसको एवरेज आउट करने के लिए और खरीदने चाहिए? क्या लगता है? बेच देने चाहिए, लेकिन अभी तो मैं लॉस में हूं। एज ऑफ नाउ मैंने क्या सोचा, देख भाई, मैंने एक लॉट खरीदा था उसका 300 रुपए पे, दूसरा लॉट खरीदा 626 पे, क्यों ना तीसरा लॉट खरीद लूं 500 रुपए पे। अब मेरा एवरेज कितना आ जाएगा देखना तो। $300 + 626 + 500 डिवाइडेड बाय 3, 475। मेरा एवरेज आ जाएगा 475। मतलब मेरा कुछ लॉस हुआ क्या बहुत बड़ा? जबकि प्राइस ऑलरेडी 126 रुपए से नीचे गिरी, बट मेरा कितना फ्लक्चुएशन हुआ? खाली और खाली 475 - 463, 12 रुपए का। मतलब दुनिया के लिए शेयर का प्राइस गिरा है 126 रुपए से, मेरे लिए शेयर का प्राइस गिरा है खाली 12 रुपए से। तो मैंने वैसे ही कमा लिया लोगों से ज्यादा पैसा। सर ये जुआ है, बट ऑफकोर्स इट इज 100% गैमलिंग। कल जाके ये 500 का शेयर 200 पे आके खड़ा हो गया तो मेरा और नुकसान हो जाएगा, लेकिन ये 500 का शेयर कल जाके 800 पे जाके खड़ा होगा तो मेरा तो 475 का शेयर सीधा 800 रुपए पे खड़ा हो गया, मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट वापस डबल हो गया। जब लोगों के लिए 600 से 800 बढ़ा, मतलब खाली 20% बढ़ा ऑलमोस्ट, या 30% बढ़ा ऑलमोस्ट, मेरे लिए 100% बढ़ा, मतलब मैं लोगों से 70% आगे हूं। तो सर क्या किया जाता है, महंगे में जब कोई शेयर मिलता है तो उसको खरीदते नहीं है, लेकिन अगर आपने महंगे में खरीद लिया है तो जैसे ही नीचे आएगा ना, नीचे और बाय कर लो, ताकि महंगा प्लस सस्ता, सस्ता प्लस महंगा डिवाइडेड बाय 2, मतलब आप कहीं ना कहीं एवरेज में आ जाओगे। करेक्ट है? सेम हैपेंस विद, कल अपन ने पढ़ा था राइट इशू, कल राइट शेयर्स पढ़ा था अपन ने। राइट इशू करते क्यों है? मार्केट की प्राइस को करेक्ट करने के लिए। सपोज कोई शेयर्स का प्राइस चल रहा है, कोई किसका फेस वैल्यू था 10 रुपीज का, उसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 300 रुपीज का।
कंपनी को लगता है आइडियली 300 का मार्केट प्राइस नहीं है, 300 रुपए का भाव नहीं है, इस प्राइस को थोड़ा करेक्ट कर लिया जाए। इसके लिए कंपनी निकालती है राइट शेयर्स, जो जनरली होता है डिस्काउंट वगैरह में, जो 250 रुपए से सस्ते में मिलेगा, ताकि ये जो शेयर है, तो सपोज मैंने निकाला 200 में, तो मैं निकालूंगा 200 में, लोगों के पास में ऑलरेडी है 300 में, तो लोग अगर उसको खरीदेंगे तो 200 प्लस 300 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 250। तो अब मेरा करंट मार्केट प्राइस कितना आ जाएगा, 250 रुपीज का, मतलब ये हो गया करेक्टेड प्राइस। मतलब अब मैं बोलूंगा ओके, मार्केट में अब जो 250 रुपए का प्राइस चल रहा है ये प्राइस करेक्ट है। ये 300 रुपया खाली फोकट लोगों ने ना बड़ा के डिमांड, आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करके अपना प्राइस हाइक करवा दिया था। सर ऐसे कैसे प्राइस हाइक हो जाता है? 1992 का स्कैम, हर्षद मेहता स्कैम। मैं क्या बोलता था तुमको, हर्षद मेहता स्कैम क्या किया था उसने, वो जो प्राइस पे शेयर मिले उस पर खरीद डालता था, जो भी भाव पे मिले खरीद डालो साले को, लॉन्ग टर्म के लिए अपन होल्ड करके रखेंगे। शेयर 2 रुपए का है खरीदो, 5 रुपए का है खरीदो, 100 रुपए का है खरीदो, 2000 का है खरीदो, बस खरीदते जाओ खरीदते जाओ खरीदते जाओ खरीदते जाओ। सर आइडियली उसके पास पैसा तो था नहीं, वो भाई साहब बहुत होशियार था। क्या करता था, एक बैंक के पास जाता था, आईसीआईसीआई बैंक के पास, आईसीआईसीआई बैंक के पास जाता था, बोलता था मेरे को 100 करोड़ रुपए दो, उसके बदले में अपनी कोई पुरानी सिक्योरिटीज गिरवी रख देता था। बैंक से 100 करोड़ रुपए लेके आ गया, इंडसइंड बैंक के शेयर खरीद डाले, मार्केट में भाव बढ़ गया ऊपर, ठीक है। अब उसको लगता था मेरे को और शेयर्स खरीदना है, तो क्या करता था, ये बड़ी भी प्राइस जाता था एक्सिस बैंक के पास लेके, एक्सिस बैंक को बोलता था देख मेरे पास में इतनी सारी एसेट है, ला मेरे को 100 करोड़ रुपए दे। इससे 100 करोड़ रुपए लाता था, आईसीआईसीआई बैंक को दे देता था। आईसीआईसीआई बैंक को क्या लगता था, अरे वाह कितना अच्छा आदमी है, 100 करोड़ के बदले में 10 दिन में 100 करोड़ वापस लाके दे दिया। अगली बार बैंक उसको 200 करोड़ देती थी यूज करने के लिए, जबकि उसने ये पैसा यूज किसके लिए किया, अपनी प्राइस बढ़ाने के लिए। आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट कर रहा था वो, जो प्राइस पे मिले खरीद डालो। सर जब आपका सप्लाई है रेस्ट्रिक्टेड, डिमांड आपकी बढ़ती जा रही है, प्राइस विल इंक्रीज, नॉर्मल कॉमन सेंस है ये। तो ये खरीद खरीद के एक बार बबल बर्स्ट हुआ, उसका बबल बर्स्ट हुआ 1992 में, तब पता चला भाई साहब ये जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा था ये इसका खुद का नहीं था, ये तो बैंकों के पैसे ले लेके कर रहा था, और एक्चुअल में इतना कंपनी के अंदर कोई इतना न्यूज भी नहीं था, जो मार्केट जो कंपनी का शेयर 2 रुपए का सीधा 500 रुपए पे पहुंच गया। कंपनी ने तो लॉस किया, तो ये 2 रुपए का भाव 500 पे पहुंचा कैसे, हर्षद मेहता की वजह से। तब कंपनी बोलती थी भाई साहब ये गलत, लोगों को दिख रहा है कि ये शेयर का प्राइस 500 रुपए है जबकि कंपनी लॉस मेकिंग है, क्यों ना इसकी प्राइस को करेक्ट किया जाए। तो करेक्ट कैसे करती थी, थ्रू इशूइंग द राइट इश्यूज। आया ख्याल में? और राइट इशू करने के पहले के प्राइस को बोला जाता था एक्स राइट प्राइस। मतलब अपने केस में 300 रुपया, ठीक है, बट 300 रुपया एक्चुअल में हाँ करंट मार्केट प्राइस था। इसको मैं हमेशा एक्स राइट प्राइस नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर तो अभी तक इसका राइट इशू का इंपैक्ट आने का है, तो जब तक उसका इंपैक्ट नहीं आएगा मैं उसको कैसे बोल दूं कि ये करेक्टेड प्राइस है करके, या एक्स राइट प्राइस है। ठीक है, अब एक बात समझते हैं। हाँ, मार्केट प्राइस अगर शेयर की ज्यादा रहे तो कंपनी की रेपुटेशन भी ज्यादा, कंपटीशन की रेपुटेशन, कंपनी की रेपुटेशन ज्यादा होती है, तो करेक्ट क्यों करते हैं उनकी, तो फिर मार्केट प्राइस कम होती है ना। लेकिन जब आप ऑडिटर्स की बैलेंस शीट लिख के आओगे, अब जैसे करंट मार्केट प्राइस सपोज इंडसइंड बैंक की है 1600 रुपए, ठीक है, तो मैं क्या सोचूंगा कि बाप रे 1600 रुपए का शेयर है, बहुत ही अच्छी कंपनी है ये तो। फिर मैं उसके जाऊंगा एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में, जहां पे ऑडिटर बताएगा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी कंपनी के, उसमें दिखेगा आपको हुआ है पिछले साल से लॉस। भाई एक तरफ आप बोल रहे हो आपकी कंपनी को हुआ है लॉस, दूसरी तरफ आप बोल रहे हो आपका शेयर का प्राइस बढ़ते जा रहा है, कुछ झोल झमेला नहीं लगता क्या तुमको? सभी सोचेगा कि भाई साहब इसमें क्या दिक्कत है, शेयर का प्राइस कब बढ़ सकता है, जब तेरी कंपनी एक्चुअली प्रॉफिट मेकिंग हो। पिछले साल तूने कमाया 100 करोड़, जब तेरा शेयर का प्राइस था 50 रुपया, इस बार तूने कमाया खाली 100 करोड़, पिछले साल 500 करोड़, इस साल 100 करोड़, मतलब तूने 20% ही कमाया पिछले साल से, लेकिन शेयर का प्राइस 50 रुपए से 1600 रुपया हो गया। हाउ इज इट इवन पॉसिबल? ये कौन सा मैथ्स है? पॉसिबल ही नहीं है ये चीज। इसके लिए सेबी बोलता है कि तू ये प्राइस को करेक्ट कर, ये डिमांड को कम कर। अब तू डिमांड तो कम नहीं कर सकता है, राइट इशू कर दे ताकि उनका शेयर का प्राइस एवरेज आउट हो जाए।
आए समझ में? हाँ। ओके। क्वेश्चन दिख रहा है तुमको? ठीक है, जहां पर भी जगह मिले ये एक बार लिख लेना। तुम्हारे बुक में भी अगर जाओगे तो एडिशनल क्वेश्चन जो रहेगा ना तुम्हारे बुक में जो पीछे है उसमें देखो एक क्वेश्चन मिलेगा तुमको, पेज नंबर तुम देख लो, बाकी तुमको मिल जाएगा। मिल गया। है? हाँ। तेरे पास भी नोट्स है ना वृंदा? ये तुम्हारे सीएस का ही क्वेश्चन है, 2015 में आया हुआ। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है? सोमनाथ लिमिटेड हैज अ शेयर कैपिटल ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। मार्केट वैल्यू, इसका करंट मार्केट प्राइस है ₹250 का। द कंपनी डिसाइड्स टू मेक अ राइट इशू टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इन द प्रपोर्शन ऑफ 1 न्यू राइट शेयर ऑफ ₹100 एट द प्रीमियम ऑफ 130 रुपया। ठीक है, फॉर एवरी 5 शेयर होल्ड्स हेल्ड। मतलब सर 1:5 का शेयर्स है, हर 5 वाले को 1 शेयर दिया जाएगा। गिवन, लिख लेना ये सॉल्यूशन पूरा तुम्हारे बुक में। गिवन नंबर ऑफ राइट शेयर्स, कितना राइट शेयर्स मिलने वाले तुमको? 5:1 के रेशियो में। मतलब एक राइट शेयर एक ही मिलेगा। हाँ। करेक्ट है। कितनों को मिलेगा नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड? कितना? 5। हाँ। करेक्ट है। एक्स राइट प्राइस आपको नहीं पता है क्योंकि अभी तक आपने राइट इशू का इंपैक्ट नहीं दिया है उसको। आपको एक्स राइट प्राइस आपको निकालना पड़ेगा। और राइट इशू प्राइस आपको राइट इशू कितने रुपए में दिया जा रहा है? सर 100 रुपए का शेयर है और एट द प्रीमियम ऑफ 30 रुपीज दिया जा रहा है। मतलब कितने रुपए में दिया जा रहा है आपको? 130। आपको ये दिया जा रहा है सर 130 रुपीज में। वृंदा तू म्यूट पर है। कैसे सर? क्या चीज 130? हाँ, क्या बोल रहा है वो? द कंपनी डिसाइड्स टू मेक अ राइट इशू टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इन अ प्रपोर्शन ऑफ 1 न्यू शेयर्स ऑफ 100 ईच एट द प्रीमियम ऑफ 30 रुपीज। 100 का शेयर है, 30 रुपया प्रीमियम पे चार्ज करेगा आपको। मतलब आपको कितने रुपए में देगा वो? 300। कैसे? ₹100 की चीज है, तेरे पे 20 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा तेरे से, तो टोटल 120 रुपए लूंगा ना तुझसे। 100 + 20। करेक्ट है। तो आपको ये शेयर मिलेगा 130 रुपए में, जबकि उसका करंट मार्केट प्राइस कितना था?
250 करेक्ट है, तो मतलब आपका करेक्ट होने वाला है 250 का शेयर आपको 130 रुपए में मिलने वाला है, बराबर है। मतलब इसका एक्स राइट प्राइस कैसे निकालेंगे सर? सिंपल है, एक्स राइट प्राइस एवरेज करना है बेसिकली। सर आपके पास में 250 रुपए के शेयर से, ऐसे आपके पास में 5 शेयर्स है, करेक्ट है। इसमें आपको 130 रुपए में एक शेयर मिल जाएगा, हर 5 वाले को एक मिल रहा है एट द रेट ऑफ 130 रुपीज। ऐसा करके आपके पास में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए सर? पहले के 5, अभी का 1, तो आपका करेक्टेड प्राइस कितना हो गया? 250 इंटू 5, 230 रुपीज। 230, 230 रुपीज, क्लियर है। अब एक बार लिख लो ये, एक मिनट। लिख लिया ये यहां तक, ठीक है। नाउ वी विल कैलकुलेट, इसने क्या पूछा, क्वेश्चन क्या पूछा था अपना? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट। तुम्हारा क्वेश्चन होता है सर राइट का वैल्यूएशन निकालो, ये राइट का वैल्यूएशन निकालो। नाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट। वैल्यू ऑफ राइट कैसे निकलता है सर? वैल्यू ऑफ राइट इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड divided by number of shares held into x right price minus right offer price। नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड, कितने नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर कर रहे हैं सर हमको? 1, डिवाइडेड बाय कितने हेल्ड करने पर? 5, इनटू सर मेरा एक्स राइट प्राइस कितना है? 230 इनटू, तुमने 230 कैसे निकाला होगा? मतलब 5 इंटू 250 प्लस 1 इंटू 130 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। 230 सॉरी माइनस राइट ऑफर प्राइस 130, राइट इशू कितने में मिल रहा है? 130 में मिल रहा है ना, इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 230 माइनस 130, 100, 5 1 जा 5 20 जा 20 रुपीज। तो आपका वैल्यू ऑफ राइट आ गया 20 रुपीज का। तुम्हारा आंसर की में देख लो, आंसर कितना लिखा है वैल्यू ऑफ राइट का? 20 रुपीज। आई बात समझ में? पेपर में आया तो यही प्रोफार्मा में लिखना है। बिल्कुल 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 ये फॉर्मेट में लिखो। एक बार समझ लो, कुछ नहीं समझा तो हाथों हाथ पूछ लो।
क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन क्या था सर, सोमनाथ लिमिटेड नाम की एक कंपनी थी जिसने 50,000 इक्विटी शेयर्स जिसके पास थे, उसका मार्केट वैल्यूएशन 250 रुपये का था। कंपनी ने सोचा था हम राइट इशू लाते हैं ताकि मार्केट की प्राइस को करेक्ट कर लिया जाए, ठीक है। तो 250 रुपये का शेयर्स उसने सोचा हम ऐसे प्राइस पे करेंगे जिसका फेस वैल्यू है, जो हमारा एक वैल्यू है 100 रुपया, लेकिन हम उससे प्रीमियम चार्ज करेंगे। प्रीमियम क्यों चार्ज कर रहे हैं? क्योंकि हम कंपनी अच्छी है। एप्पल का फोन जब भी लॉन्च होता है तो प्रीमियम पे लॉन्च होता है, क्योंकि एप्पल कंपनी अच्छी है। ओप्पो को भी प्रीमियम पे फोन लॉन्च करता है कि अपना 10,000 का फोन है, लेने वाला 12,000 में लेगा, भाई रहने दे, मेरे को लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एप्पल वाला 98,000 का फोन है 1,05,000 में बेचता है, क्योंकि उस टाइम पे डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करने का ट्राई करता है वो। तो वैसे ही सर हमारी कंपनी अच्छी है इसलिए हम 100 रुपए का शेयर आपको 130 रुपए में देंगे। मतलब अब अगर आप बोलोगे तो 250 प्लस 130 डिवाइडेड बाई 2, 250 प्लस 130 डिवाइडेड बाई 2, 190। आइडियली ऐसा होना चाहिए था, बट तुमने मेरे को प्राइस क्या निकाल के दी? 230। सर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने पहले भी 100 शेयर्स लिए थे इंडसइंड बैंक के, अभी भी 100 शेयर्स लिए, क्वांटिटी सेम थी इसलिए डायरेक्ट एवरेज कर लिया। यहाँ क्वांटिटी सेम है क्या? यहाँ 1:5 का रेशो है। सर 5 शेयर 250 रुपए में अगर आपने लिए होंगे तो आपको एक शेयर 130 का मिलेगा, तो वेटेड एवरेज करना पड़ेगा। आई होप तुमको वेटेड एवरेज पता है, करेक्ट है। तो यहाँ पे एवरेज नहीं होगा, यहाँ पे वेटेड एवरेज होगा। इसके लिए अब इसका प्राइस करेक्ट होके आ जाएगा 230 रुपए पे। 250 रुपए का प्राइस अब 230 पर आ गया। सर आप और राइट इशू डालो और नीचे गिरेगा, और इशू डालो और नीचे गिरेगा, और इशू डालो और नीचे गिरेगा। सिंपल, ये प्राइस करेक्ट होता जाएगा, ताकि ये जो फालतू का हाइक किया हुआ है ना प्राइस को, सभी बोलेगा भाई साहब इतना हाइक मत कर, वो अमाउंट को तेरा नॉर्मलाइज रख। वृंदा उठ जा। ठीक है, समझ रहा है? देखो पक्का, ठीक है, ये लिख लिया। इसके बाद में तुम्हारे इसमें एक ये है, इलस्ट्रेशन है। तुम जाओ अपने ग्रीन शू ऑप्शन पे, या मैं बताता हूँ कौन सा इलस्ट्रेशन है वो। एक ये वाला इलस्ट्रेशन होगा तुम्हारे इसमें। एक क्वेश्चन एक ऐसा आ सकता है तुमको, इसको बोला जाता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। पेज तो मेरे को भी नहीं पता। 75। अब देख कैसा होता है। मैंने तुमको बताया था कि मैंने कैम्स के आईपीओ में डाला था, विच वॉज ओवर सब्सक्राइब बाय 175 टाइम्स। मैंने अभी मैजडॉक शिप बिल्डर्स में डाला, वो भी ओवर सब्सक्राइब। ओवर सब्सक्राइब मतलब क्या होता है? बेसिकली ज्यादा लोगों ने डिमांड कर दी। मैं मार्केट में बेच रहा था आरजी क्लासेस के 100 शेयर्स खरीद लो, तो 100 लोगों ने अगर मांगा होता एक एक शेयर, या 20 लोगों ने मांगा होगा 5-5 शेयर, तो सब चले जाते। लोगों ने मुझे एप्लीकेशन दिए 5 करोड़ शेयर्स के। अरे भाई मैंने निकाले खाली 100 शेयर्स, तुमने एप्लीकेशन दिया मेरे को 5 करोड़ शेयर्स का, तो मेरे शेयर्स में बोलूंगा ओवर सब्सक्राइब हो गए। ऐसे टाइम पे उनको शेयर्स कैसे मिलते हैं? प्रो राटा बेसिस पे।
प्रो राटा अलॉटमेंट होता है। तो एक क्वेश्चन तुमको ऐसा पूछ सकते हैं वो लोग, टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर्ड एट द ऑफर प्राइस ऑफ 600 रुपीज। कितने सिक्योरिटी आपने लॉन्च किए थे? 1 करोड़ सिक्योरिटीज। सर 600 के भाव पे आपने 1 करोड़ सिक्योरिटीज देने की बात की थी। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज ऑन ऑफर फॉर रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स 35 लाख। याद है क्या? 35% आपको RII को देना पड़ता है, IPO बुक बिल्डिंग, ठीक है। तो आपने 35 lakhs RII के लिए रिजर्व करके रखा था। इट वॉज ओवरऑल सब्सक्राइब बाय 2.5 गुना। सर ओवरऑल सब्सक्राइब हुआ वो 2.5 गुना, बट रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर ओवर सब्सक्राइब हुआ 4 गुना। मतलब मुझे तो RII से मतलब है ये हुआ 4 गुना। मतलब मैंने निकाले थे 35 लाख के लिए, जबकि मेरे को अप्लीकेशन कितनी आई? 35 लाख इंटू 4, 1 करोड़ 40 लाख। मतलब 35 लाख रुपए मेरे को चाहिए थे और लोग मेरे को देने के लिए रेडी है 1 करोड़ 40 लाख रुपए। अभी तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? द इश्यूअर हैज फिक्स्ड अ मिनिमम बिड साइज ऑफ 20। मतलब सर आपको 2, 3, 4 ऐसे शेयर्स नहीं मिलेंगे, आपको अप्लाई करना है तो 20 के लॉट में ही करना पड़ेगा, वरना आप नहीं कर सकते। जैसे अपन ने देखा था, मैंने लॉट साइज होता है हर इसका, और एक लॉट का मैक्सिमम अमाउंट कितना रुपए हो सकता है? 10 से 15,000 रुपए, दैट्स इट। और एक इंसान मैक्सिमम कितना अलॉट ले सकता है जिसका टोटल वैल्यू शुड नॉट एक्सीड 2 लाख रुपीस? वृंदा ऐसा कुछ करेक्ट है ना? ओके, एक मिनट। हेलो हेलो, जिसका अलॉटमेंट 20 के लॉट में लेना पड़ेगा आपको। अ टोटल 1 लाख रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैव अप्लाइड। टोटल 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया सर। मतलब मिनिमम 1 लॉट भी अगर किसी ने लिया होगा तो कितने लाख रुपए दे दिए उन्होंने मेरे को? 1 लाख इंटू 20, मतलब 20 लाख शेयर तो चले गए मेरे। 1 लाख इंटू 20, 1 लाख इंटू 20, 20 लाख। 1 करोड़ इंटू 20, 20 करोड़, बराबर ना? 1 लाख इंटू 20, 20 लाख। तो सर ये जो 35 लाख के आपके शेयर्स थे, इसमें का 20 लाख तो सर आ गया आपका मिनिमम। आउट ऑफ 1 लाख इन्वेस्टर्स देयर वेर 5 इन्वेस्टर्स A, B, C, D एंड E हु हैव अप्लाइड एज फॉलोज। सर A ने अप्लाई किया था 320 शेयर्स, ये देख ले। B ने अप्लाई किया था सर 220 शेयर्स। C ने किया था सर 120 शेयर्स। वैसे ही D ने किया था 60 शेयर्स और E ने किया था 20 शेयर्स। ऐसे अप्लाई किया था उन्होंने। लेकिन मेरे को बात बताओ, ओवर सब्सक्राइब अगर हुआ है तो सबको जितना अलॉट, जितने उन्होंने पूछे उतने शेयर्स अलॉट हो गए होंगे क्या उनको? उससे कम हुए होंगे? प्रो राटा अलॉटमेंट हुआ होगा उनको? ओके। अब आपको बताना है कि हर एक इंसान को कैसे कैसे कितने कितने शेयर्स अलॉट हुए होंगे। ठीक है, निकालते हैं। स्क्रीन पे देखना। सर 35 लाख शेयर्स के बदले में हमारे पास में आए 140 लाख का एप्लीकेशन। 4 गुना सब्सक्राइब हुआ मेरा शेयर्स। हर इंसान को एक एक लॉट तो हम दे देंगे, कोई लोड नहीं है। तो ए को 20 शेयर्स तो मिल गए। ऐसे 1 लाख लोगों को, ऐसे 1 लाख लोगों को हमने 20 लाख शेयर्स तो दे दिए, बराबर। तो मतलब अब मेरे को जो प्रो राटा अलॉटमेंट करना है वो खाली कितने लाख के लिए करना है? 80 कैसे? 15 ना। 35 लाख में से 20 लाख चले गए, तो अब मेरे को ये बांटना है 15 लाख लोगों में, बराबर। अब इस 15 लाख लोगों को मेरे को डिवाइड कितने में करना है? कितने लोगों ने एक्चुअली सब्सक्राइब किया मेरे सिक्योरिटीज को?
इतने लोगों की बीड आई मेरे पास में, 1,40,00,000, बराबर है ना वृंदा? लेकिन 1,40,00,000 में से भी 20 लाख तो हमने अभी जैसे लेस किए, तो 20 लाख इसमें से भी तो लेस करना पड़ेगा। 20 लाख लोगों को तो सेटिस्फाई कर दिया ना मैंने। तो मतलब अब खाली इसमें कितना बचा है जान? 1,20,000 CR की। मतलब अब मेरे को 15 लाख शेयर्स 1,20,00,000 में बांटने हैं। मतलब कितना परसेंट आ गया? 15 लाख डिवाइडेड बाय 1,20,00,000 इंटू 100, मतलब कितना परसेंट, प्रोपोर्शनेट परसेंट कितना आ रहा है? $10.8 10 पक्का? 12.5 चलो मैं करता हूं। 15 लाख आगे 50, 15 के आगे 50 डिवाइडेड बाय कितना था? 1,20,00,000। ये हो गए 12 लाख, ये हो गए 1,20,00,000 इक्वल टू 0.125 इंटू 100, मतलब 12.5, बराबर है। मतलब जिन्होंने बैलेंस जो बचे हुए, सबको जितने बचे हुए हैं उसका 12.5% ही मिलेगा। मतलब इसने 320 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था मेरे को, इसमें से उसको 20 तो दे दिए मैंने। अब बैलेंस कितने देने थे उसको? 300 के लिए। सर उसने और 300 मांगे थे, लेकिन 300 का जगह कितना परसेंट दूंगा उसको मैं? खाली 12.5 300 का 12.5% निकालना, 37.5 37.5। लेकिन पॉइंट तो नहीं दे सकता मैं, तो उसको कितने दे दूंगा मैं? 38। तो मतलब इसको टोटल कितने मिले? 20 प्लस 38। तूने क्या किया? क्या नहीं आया तेरा? 300 का 12.5%, 300 इंटू 12 पॉइंट कितना था? 12.5% इक्वल टू, नहीं? अच्छा एक काम कर, तू ऐसा कर, अपन क्या कर रहे हैं? 300 का 12.5% निकालना है तेरे को। तो एक काम कर, इस परसेंट को मैं ऐसा लिख सकता हूं, 300 इंटू 12.5 डिवाइडेड बाय 100। ऐसा कर सकता हूं? ऐसा करके देख आंसर, 300 इंटू 12.5 डिवाइडेड बाय 100। 37.5। तेरा कैलकुलेटर बता मेरे को कौन सा है कैमरे के सामने? ये वाला है, ठीक है। ऑन एसी कर उसको, ग्रीन बटन दबा तेरी, लिख 300, लिख जितना बोलूंगा बस उतना ही टच करना कीपैड पे। 300 लिख, इंटू कर, इंटू का साइन टच कर, 12.5 लिख और परसेंटेज की स्माइल वो बटन दबा दे। कितना आया? 37.5 आ गया ख्याल में? तो कोई भी चीज का देखो परसेंट निकालना है तो कैसे करने का? उसका इंटू अमाउंट और परसेंटेज की बटन दबा दे, कैलकुलेटर ऑटोमेटिक उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देगा। मेरे को एक बात बता, 1000 का 50% निकाल के दे। 1000 का 50% 50% 500 आ गया। 12,000 का 60% निकाल के दे। 10,000 60 60 7200 7,200 आ गया। समझ गया परसेंट कैसे निकालना? अच्छा, तो इसको कितने मिल जाएंगे? 300 20 प्लस 38, देख 20 स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज प्लस 38 स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज,
आगे तेरी सिक्योरिटीज। इन द सेम मैनर बी का मेरे को निकाल के बताओ, बी का कैसे करेंगे। बी को 220 मांगे थे उसने, तो 20 तो दे देंगे राइट अवे, क्योंकि एक एक लॉट तो हमने सबको ही दिया है। अब इसको बचे हुए 200 के बदले में कितने मिलेंगे। 25, मतलब इसको टोटल कितने मिल गए 45। ये देख 20 + 25। अब उसने उसका कैलकुलेशन करके दिया है, ये कैलकुलेशन में फिगर में मत जाओ, लॉजिक समझो। आई बात समझ में। इन द सेम मैनर सी ने 120 मांगे थे, तो 120 के जगह 20 तो मैंने राइट अवे उसको सबको ही दिए 20 शेयर्स। तो अब उसके बचे कितने 100 शेयर्स, तो 100 के बदले में उसको कितने मिलेंगे 12.5। लेकिन 12.5 आधा शेयर कैसे दूंगा मैं किसी को, तो मेरे को राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट वन मतलब 13। आई बात समझ में। वैसे ही पेज मत पलटाना तुम्हारा। वैसे इन द सेम मैनर, अरे क्या है ये, डी ने अप्लाई कितने किए थे 60, तो 60 में से राइट अवे उसको 20 तो मिल गए होंगे, बचे हुए कितने 40। 40 का कितना परसेंट 12.5%, तो बैलेंस कितना बचा, अदब सॉरी कितना परसेंट होता है वो, कितना शेयर्स होता है 5 शेयर्स। तो 20 और 5 25, देख लो तुम्हारा आंसर 25 है क्या, करेक्ट। और आखिरी ने कितना अप्लाई किया था सर, उसने अप्लाई 20 किया था, तो 20 को 20 तो हमने दिया ही है, सीधी सी बात है। दिस इज नोन एज ओनली 20, क्योंकि ज्यादा तो उसने मांगे नहीं बेचारे ने, खाली 20 में मान लिया, हमने 20 दे दिए। क्लियर है बात। दिस इज नोन एज प्रो राटा अलॉटमेंट। तो आपको प्रो राटा अलॉटमेंट क्या 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 12.5% कैसे निकाले थे? लॉजिक्स पे समझते पहले तो। ये एक पीस ऑफ केक है, ठीक है, जो आइडियली 10 लोगों में बंटना चाहिए था। वृंदा की बर्थडे पार्टी थी, उसने 10 लोगों को इनवाइट किया था, लेकिन उसने ये भूल गई वो कि दोस्त तो बिन बुलाए मेहमान होते हैं, तो उसके दोस्त ज्यादा आ गए, तो वो दोस्त आ गए उसके 50। केक मंगवाया था उसने 10 के हिसाब से, दोस्त आ गए 50, ओवर सब्सक्राइब हो गया। तो जितना हम पहले इतना बड़ा बड़ा पीस किसी को देने वाले थे, हम इतना बड़ा पीस जो उसको देने वाले थे, अब सबको इतना बड़ा वाला पीस मिलने वाला है क्या सर, प्रो राटा मिलने वाला है, करेक्ट है। तो सर हमने क्या किया, इसको हमने डिवाइड करने की कोशिश की, तो हमने क्या सोचा सर, इसमें से इतना जो है ना, ये वाला, ये तो हम देंगे ही देंगे सर, सबको ही मिलेगा, सबको मिलेगा, हर एक जन को मिलेगा। ऊपर का ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, ये हम इसको प्रॉपरली डिवाइड करेंगे, करेक्ट है। तो सर आपने ये वाला जो पार्ट है, जो कंपलसरीली सबको देना था, वो तो आप पहले दे दो सर, ठीक है, वो आपने सबको दे दिया। उसके बाद में आपका जो केक बचा ना, वो इतना सब देने के बाद में आपका जो केक अब बैलेंस बचा है, वो खाली इतना सा बचा है। ये वाला शेयर, ये वाला केक जो था, ये सब खत्म हो गया सर। अब आपके पास में बेसिकली जो बचा है केक, वो इतना बचा है, ये बाकी सब केक खा गए। अब ये शेयर इतना है, अब आप सोचोगे सर ये है टोटल 100 ग्राम्स, खाने वाले हैं 50, मतलब हर एक इंसान को कितना मिलने वाला है 100 डिवाइडेड बाय 50, मतलब हर एक इंसान को 2 ग्राम मिलने वाला है, करेक्ट है। तो अब 2 ग्राम आउट ऑफ 100 ग्राम्स मतलब कितना परसेंट, 2%। तो सर मतलब अब जितना एक्स्ट्रा जितने भी लोग मांग रहे हैं, उनको उनके शेयर का खाली 20% मिलेगा। मतलब अब वृंदा का एक फ्रेंड मांग रहा है मेरे को 500 ग्राम चाहिए,
भाई तेरे को 500 ग्राम नहीं मिलेगा, इसका खाली 2% मिलेगा, मतलब 10 ग्राम। सर वृंदा के पापा मांग रहे 100 ग्राम पूरा, बोले मेरे को पूरा 100 ग्राम दो, आपको 100 ग्राम पूरा मिलेगा क्या? नहीं। आपको खाली इसका मिलेगा 2%, मतलब 2 ग्राम। ऐसे करते 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 ये बचा हुआ 100 ग्राम सब लोगों में बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अब अपन अपने वाले इस पे आते हैं। सर टोटल आपने सिक्योरिटीज मांगी थी अप्लाई करने के लिए 35 लैक्स, उसमें से सबको जितना मिनिमम देना था 20-20 शेयर्स का एक एक लॉट, ऐसे 1 लाख शेयर्स आपने सब लोगों को दे दिए। मतलब इसमें तो कोई रोना ही नहीं बचा आपका। मतलब अब जो आपको डिवाइड करना है एक्सेस अमाउंट, वो कितने का करना है? 15 lakhs। 15 लाख शेयर्स को आपको प्रो राटा अलॉटमेंट करना है। करेक्ट है। मांगने वाले कितने आ गए सर आपके पास में? आइडियली आपने सोचा था 35 लाख लोग आएंगे, आ गए कितने? 140 लाख लोग। 140 लाख लोग आ गए, तो क्या 140 लोग भूखे पड़े हैं क्या? नहीं। उसमें से 20 लाख लोगों को तो हमने दे दिया ना, तो मतलब अब खाली 120 लाख लोग ही है जो भूखे पड़े हैं, जिनको हमने शेयर नहीं दिया। तो 15 लाख को आपको 120 लाख को देना है, मतलब 15 लाख डिवाइडेड बाय 120 लाख, मतलब हर एक इंसान को कितना परसेंटेज देना है? 12.5। तो जो भी जितना भी डिमांड कर रहा है सबको उसका 12.5% दे दो, ऑटोमेटिकली प्रो राटा अलॉटमेंट हो जाएगा। आया समझ में? कोई दिक्कत? नहीं। मैं तो अभी भी थोड़ी बहुत कंफ्यूज है किसी में। नहीं। पक्का वृंदा? ठीक है, ये लेक्चर में लगे तो यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, तो तुम जितने चाहो उतने बार देख सकते हो। कल जाके अगर तुमको 10 दिन बाद में ये नहीं समझा, ये कॉन्सेप्ट याद नहीं आता है, तो एक बार इसको फिर से एक बार रिव्यू कर लेना कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तुमको चाहिए मैं इसको लिखा के दूं तुमको? No, मैं लिख दूंगा, उससे पैसा है। ओके, एक काम करो ना, मैं लिखा देता हूँ तुमको अच्छे से। सिक्योरिटीज ऑफर्ड इक्वल टू 35 lakhs, however company received application 4 times, that is 35 lakhs into 4, which is equal to 1 crore 40 lakh applications. Total number of applicants equal to 1 lakh person. सर अभी तो आपने ऊपर बोला 1 करोड़ 40 लाख, अरे वो शेयर्स है, एक इंसान 500 शेयर्स भी तो ले सकता है, एक इंसान 200 लॉट ले लेगा, एक इंसान 25 लॉट ले लेगा, जरूरी थोड़ी एक इंसान एक ही लॉट ले रहा है। करेक्ट है। Here first we will give at least 1 lot to every investor. Therefore total shares given till now
out of 35 lakh shares equal to 1 lakh into 20, which is equal to 20 lakh shares. करेक्ट है ये चीज़? Therefore, now balance remaining equal to 35 lakhs minus 20 lakhs, which is equal to 15 lakhs shares. करेक्ट है? Now these 15 lakh shares are to be given to 1 crore 40 lakh minus 20 lakhs already given. Therefore 15 lakhs is to be distributed among 1 crore 20 lakh. That means ratio to be allotted will be 1,50,000, sorry 1 lakh नहीं 15 lakhs है ना, 15 lakhs divided by 1 crore 20 lakhs, which is equal to 0.125 shares. नीचे इटैलिक्स में लिखना हिंदी में, मतलब जिसने भी एक शेयर अप्लाई किया होगा, एक शेयर अप्लाई किया होगा, उसे खाली 0.125 शेयर मिलेगा। बराबर है? शेयर्स अप्लाई कितने किए, सेकंड कॉलम, मिलेगा कितना। शेयर्स अप्लाई किए एक, मिलेगा कितना 0.125। शेयर्स अप्लाई किए 10, मिलेगा कितना 12.5, विच इज इक्वल टू 13। शेयर्स अप्लाई किए 500, शेयर्स अप्लाई किए 300, मिलेगा कितना 0.125, 300 इंटू 0.125 विच इज इक्वल टू 37 पॉइंट्स जो आएगा वो 37.5 विच इज इक्वल टू 38। जिसने 500 शेयर अप्लाई किया उसको कितना मिलेगा 500 इंटू 0.125 विच इज इक्वल टू 62.5 विच इज अप्रोक्सीमेट टू 63। जिसने भी 5,000 क्या क्या
38 क्योंकि आधा शेयर तो नहीं दे पाऊंगा ना मैं, तो उसको राउंडेड ऑफ टू 38। किसी ने 5000 शेयर को अप्लाई किया होगा तो सर उसको 5000 नहीं मिलेगा, 5000 का खाली 0.125 मिलेगा, विच इक्वल टू 622.5 विच इज इक्वल टू 6 नहीं 5000 इंटू 0.125 622.5 विच इज इक्वल टू 625.5 सॉरी तो 625 ही हाँ होगा। 625.5 विच इज इक्वल टू 626 625 भी है। अच्छा राउंड फिगर हो रहा है, हाँ, राउंड फिगर है। अच्छा ओके हाँ राइट, एक जीरो ही तो आगे जाएगा, 625 जाएगा। क्लियर है? ये आ गया ख्याल में तुम्हारे कैसे करता है ये चीज़? एक बार देख लो, ये स्टोरी समझ में आई होगी, लिख लो जैसा भी तुमको करना है। आई होप तुमने लिख लिया हो। सर और आज कितना टाइम है? एक लास्ट कौन सा बचा है ग्रीन शू ऑप्शन, उसमें लगेगा आधा घंटा। बाहर जाना है सर। ठीक है, अगर तू वेट कर सकती होंगे तो रुक जा, नहीं तो फिर यूट्यूब से पढ़ लेना, कोई इशू नहीं तेरे हिसाब से, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है ग्रीन शू ऑप्शन। सर ये हरा जूता क्या होता है? ये बेसिकली एक कंपनी का नाम है जिसने एक ऑप्शन लाया था ग्रीन शू ऑप्शन नाम से, जिसका दूसरा नाम होता है प्राइस स्टेबिलाइजेशन मैकेनिज्म। अब कॉन्सेप्ट समझना, मैंने किसी कंपनी के आईपीओ के लिए इन्वेस्ट किया। अब दो ऑप्शन हो सकते हैं सर, कंपनी का इशू अंडर सब्सक्राइब हुआ होगा या ओवर सब्सक्राइब हुआ होगा, या तो अंडर सब्सक्राइब हुआ होगा या ओवर सब्सक्राइब हुआ होगा। सर अगर अंडर सब्सक्राइब हुआ होता तो अंडर राइटर बीच में आ जाता, और अगर ओवर सब्सक्राइब हुआ होता तो ये इस तरीके से प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ होता। जनरली अभी आजकल में आईपीओ ऐसे लग रहे हैं अपने कि आईपीओ का जैसा ही प्राइस खुलता है, आईपीओ का जैसा ही प्राइस खुलता है वो प्राइस एकदम से शूट अप हो जाता है, विच इज वेरी गुड। लेकिन बहुत से बार आईपीओ ऐसा भी होता था कि जैसे ही प्राइस खुला प्राइस ड्रॉप हो जाता था। सर जरूरी थोड़ी है, कल जाके कंपनी के अंदर कोई न्यूज आ जाती है, मैंने आईपीओ के लिए अप्लाई किया, मैंने अभी अप्लाई किया है यूटीआई एएमसी नाम से, या एलआईसी के शेयर्स की बात करते हैं, चलना मैंने एलआईसी के लिए शेयर्स का एप्लीकेशन किया, मैं इन्वेस्टर हूं, एलआईसी मुझे शेयर्स देगा, इसके बदले में मैं एलआईसी को क्या दूंगा? पैसा। नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। सपोज एलआईसी ने शेयर्स लाया था 100 रुपीज का, लॉन्च शेयर मतलब शेयर्स अलॉट होने के 4 दिन पहले कुछ न्यूज आ जाती है जिससे मार्केट का प्राइस मेरे को पता चलता है, भाई साहब मार्केट का प्राइस टूट गया और आ गया 70 रुपए पे। ये तो गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। इस प्राइस को स्टेबिलाइज करने के लिए एक बीच में एक आदमी आएगा जिसका नाम रहेगा स्टेबिलाइजिंग एजेंट। सपोज मैंने शेयर्स लॉन्च किए थे 1 लाख शेयर्स, मतलब टोटल कंपनी के पास में पैसा कितना आ गया? 1 करोड़ रुपया। 1 लाख शेयर्स इंटू 100 रुपया। वृंदा तेरा वीडियो बंद हो गया, दिख नहीं रही है तू। 1 लाख शेयर्स इंटू 100 रुपीज
इस तरीके से हो गया। अब क्या करेगा, इस LIC कंपनी ने मार्केट में डाल दिए सारे शेयर्स। एक और इंसान रहेगा जिसका नाम रहेगा प्रमोटर। अब मेरे को एक बात बताओ, कंपनी को ये जो 70 रुपए का शेयर है, ये शेयर का प्राइस बढ़ाना है, पुल बैक करना है, तो क्या करना पड़ेगा? डिमांड क्रिएट करना पड़ेगा। जब डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, तो आपका शेयर का प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये स्टेबलाइजिंग एजेंट क्या करेगा, प्रमोटर से कुछ शेयर्स उधार लेगा, लेंडिंग करेगा, उधार लेगा, खरीदेगा नहीं। सर कितना शेयर्स लेंड कर सकता है? मैक्सिमम 15%। और मार्केट में शेयर होल्डर्स को बेच देगा। कितना शेयर्स बेचा? 15,000 शेयर्स। क्लियर है? मतलब अब इन्वेस्टर्स के हाथ में टोटल सब मिला के कितने शेयर्स है? 1 लाख जो आईपीओ में लॉन्च किया था, और 15,000 जो स्टेबलाइजिंग एजेंट ने लॉन्च किया था। टोटल 1,15,000 शेयर्स। सीधी सी बात है। ये शेयर थे एट द रेट ऑफ 70 रुपया, मतलब एक्चुअल में दिए तो 100 रुपए पे थे, लेकिन जैसे ही आईपीओ ओपन हुआ प्राइस 70 रुपए नीचे गिर गया, मतलब 30 रुपए नीचे गिर के 70 रुपए पे आ गया। अब स्टेबलाइजिंग एजेंट ने उधार कितने के शेयर्स की लिए थी? 15,000 की। तो सर अब इस स्टेबलाइजिंग एजेंट को, प्रमोटर्स को फिर से 15,000 शेयर्स भी तो देने पड़ेंगे रिटर्न करके। और स्टेबलाइजिंग एजेंट के पास में क्या है? अभी पैसा पड़ा है, क्योंकि उसने 15,000 मार्केट में बेचे, तो 15,000 उसके पास में, 15,000 के बदले में पैसे आ गए। अब प्रमोटर अब स्टेबलाइजिंग एजेंट पता है क्या करेगा? इन्हीं पैसों से, अब उसके पास में पैसे तो आए थे 100 रुपए के हिसाब से, करेक्ट है ना? उसने मार्केट में बेचा तो 100 रुपए के हिसाब से था, वो तो ओपन होने के बाद में वो प्राइस उसका 70 रुपया हो गया। अब एजेंट क्या करेगा पता है? 2,000 शेयर्स खरीदेगा सपोज 70 रुपए पे। अब ये डिमांड बढ़नी शुरू हो गई शेयर्स की, अब प्राइस होगा ऊपर जाना शुरू होगा। सर प्राइस हो गया 75 रुपए का, यहां पे जाके और 3,000 के शेयर्स खरीद लेगा, और डिमांड क्रिएट होगी मार्केट में, क्योंकि लोग बेचने को रेडी हो गए। भाई 70 रुपए में जो चीज थी मैं 75 रुपए में मांग रहा हूं, तो मतलब शेयर का प्राइस ऊपर ऊपर भागने वाला है। सर शेयर का प्राइस हो गया सपोज 80 रुपए, मैंने और इस स्टेबलाइजिंग एजेंट ने और 3,000 शेयर्स खरीद डाले। जैसे मार्केट में न्यूज समझ में आने लगे कि यार बड़े, और ये 15% मतलब बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 15% मतलब छोटा अमाउंट नहीं होता है। उस दिन मैंने तुमको बताया था 2444 कैम्स का आईपीओ इतने का था, इसका 15% करोड़, इसका 15% मतलब 2,444 करोड़ का 15% कितना होता है? 366। जब मैं मार्केट से 300 350 करोड़ के शेयर्स खरीदने की बात करूंगा, बट ऑफ कोर्स है ना, मार्केट में न्यूज तो फैलेगी। अगर कल जाके मुकेश अंबानी किसी कंपनी के शेयर्स खरीदता है और 15% का इन्वेस्टमेंट करता है, मतलब 350 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करता है, उस कंपनी का भाव शॉर्ट से ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि लोगों को समझेगा मुकेश अंबानी शेयर्स खरीद रहा है भाई साहब, मतलब इस कंपनी में दम होगा, और वो भी 350 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगा रहा है, तो पागल थोड़ी आदमी। ये प्रमोटर क्या करेगा? और 80 रुपए पे खरीदेगा। जैसे ये मार्केट में न्यूज जाएगी डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, ये शेयर का प्राइस हो सकता है 90 रुपए पे आ जाए। 90 रुपए पे ये और 5,000 शेयर्स खरीद डालेगा। मार्केट समझ ही नहीं पाएगा, मार्केट बोलेगा भाई साहब ये क्या चल रहा है? 70 रुपए पे जो निकला था, लोग बेचने के लिए रेडी नहीं रहेंगे, लोग बोलेंगे नहीं मैं होल्ड करूंगा, वो और प्राइस महंगे में मांगेगा, वो 100 रुपए में मांगेगा। कितना? 3 2 5 3 8 8 5 13, 2,000 शेयर्स। मेरी प्राइस आ गई वापस 100 रुपीज पे। और इस स्टेबलाइजिंग एजेंट ने क्या किया था? पैसे देके शेयर्स ले लिए, तो इसने वापस 15,000 शेयर्स वापस ले लिए अपने, जो इसने लोगों को दिए थे, और डिमांड क्रिएट कर करके शेयर का प्राइस भी जो था
वो 100 रुपए पे वापस आ गया। अब ये 15,000 शेयर्स जो थे ये वापस प्रमोटर को उसका दे दिया जाएगा। ठीक है। अब एक क्वेरी आएगी कि सर जब उसने पैसे दिए थे तब उसको जो पैसे मिले थे तो उसने 15,000 शेयर्स दिए थे एट द रेट ऑफ 100 रुपीज, मतलब इसको अमाउंट रिसीव कितना हुआ था? 15 लाख, बराबर है। लेकिन यहां पे जब इसने ये शेयर्स का खरीदना शुरू किया तो यहां पे सब शेयर 100 रुपए में खरीदे क्या उसने? इसने तो एवरेज कर दिया हर चीजों को। तो फॉर एन एग्जाम्पल एवरेज आया होगा इसका। एक्चुअल में एवरेज कैसे निकलता है? अब 2000 इंटू 70, 1,40,000, फिर मल्टीप्लाई बाय ये, मल्टीप्लाई बाय ये, मल्टीप्लाई बाय ये, मल्टीप्लाई बाय ये, डिवाइडेड बाय 15,000। तो उस पर कैलकुलेशन में नहीं जाते। सपोज एवरेज उसने शेयर्स खरीदे होंगे 85 रुपीज के भाव पे, तो इसने दिया कितने? ये हो गया इसका इनकम, बैंक में पैसा आया, और 85 रुपीज के हिसाब से इसने शेयर्स खरीदे, तो 15,000 इंटू 85 मतलब 15,000 इंटू 85 मतलब कैलकुलेट करके दो। 15,000 इंटू 85 12,75,000 उसका आउटगो था। मतलब सर जेब में आए 15 लाख, जेब से गए 12,75,000, मतलब कितना सेविंग्स हो गया मेरा? 2,25,000, बराबर है। ये पैसा बच गया तो सर ये पैसा क्या करेगा? स्टेबलाइजिंग एजेंट एंजॉय करेगा क्या इस पैसे को? सर ये पैसा ना स्टेबलाइजिंग एजेंट का था, ना ये पैसा प्रमोटर का था, ये पैसा ना कंपनी का था, ये तो जस्ट एक डिफरेंस था। तो सर ये पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा आईईपीएफ अकाउंट में, दैट इज इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। क्लियर है वृंदा? सर एक केस उल्टा भी तो हो सकता है, मतलब क्या? ये शेयर का प्राइस बढ़ा ही नहीं, ऊपर आ ही नहीं रहा है, ये शेयर का प्राइस ऊपर आ ही नहीं रहा है, तो ऊपर आया नहीं तो जो पैसा था वो तो चला गया। या फिर केस 3 की बात करते हैं कि सर शेयर्स का जो प्राइस था वो 140 रुपए पे ओपन हुआ, सीधा ऊपर भाग गया। मार्केट में लोगों ने दिए, मार्केट में कंपनी ने दिए थे 1 लाख शेयर्स, और हमारे स्टेबलाइजिंग एजेंट भाई साहब ने दिए थे 15,000 शेयर्स। मार्केट में टोटल थे 1,15,000 शेयर्स, और मार्केट में शेयर्स की प्राइस हो गई 140, तो मैं वापस बायबैक करूंगा क्या? प्राइस स्टेबलाइजेशन करूंगा ही क्यों? प्राइस स्टेबलाइजेशन तो नीचे के लिए हो रहा था, तो मैं बायबैक करूंगा ही नहीं। तो सर बायबैक करो मत, वो तो दिक्कत नहीं है, फंसेगा इसमें स्टेबलाइजिंग एजेंट, क्योंकि भाई साहब उसने 15,000 शेयर तो उधार लिए थे कंपनी वालों से, प्रमोटर से, सॉरी प्रमोटर से। अरे समझ में आ रहा है क्या? प्रमोटर से उसने उधार लिए थे, तो प्रमोटर को वापस भी तो देना पड़ेगा, बट वापस देने के लिए वो उसने मार्केट से तो खरीदे नहीं, तो वो शेयर्स वापस देगा कैसे प्रमोटर को? उस केस में कंपनी नए शेयर्स अलॉट कर देगा प्रमोटर को, एक्स्ट्रा 15,000 शेयर्स छापेगा और वो डायरेक्टली प्रमोटर्स को दे देगा, ये लो तुम्हारे 15,000 शेयर्स वापस दिए। और सर ये 15,000 शेयर्स कैसे देगा? ये 15,000 शेयर जो इसके पास में थे स्टेबलाइजिंग एजेंट के पास, उसके बदले में उसके पास में आए थे 15 लाख रुपए। ये 15 लाख रुपए वो कंपनी को दे देगा, और कंपनी इसी पैसों से प्रमोटर्स को 15,000 शेयर्स इशू कर देगी। आया ख्याल में? तो सर बेसिकली आपने ऐसी बात बोली है कि आईपीओ जब लॉन्च हुआ तब शेयर का प्राइस 100 रुपए से घटकर 70 रुपए हो गया था। इस केस में आप यूज करोगे ग्रीन शू ऑप्शन,
करेक्ट। सेकेंड केस बोला सर आपने, अगर आपका आईपीओ 100 का 100 में ही ओपन हुआ तो आप कुछ नहीं करोगे, और अगर इस 100 रुपए का शेयर का प्राइस आईपीओ में हो गया 140, तो सर आप क्या करने वाले हो, आप कुछ नहीं करोगे, जो पैसा आपको मिला है वो 15,000 शेयर्स से वो आप दे दोगे कंपनी को, और कंपनी इसके बदले में इशू करेगी शेयर्स प्रमोटर्स को। खत्म। सेकेंड ऑप्शन क्या होता है? सेकेंड ऑप्शन में कुछ नहीं करोगे, 100 का प्राइस 100 पे तो आप कुछ करोगे ही नहीं ना, मतलब बेसिकली सेकेंड और थर्ड साथ में रहेगा। वो 15,000 का जितना भी पैसा जमा हुआ आपके पास में वो कंपनी को दे दो, कंपनी उसके बदले में शेयर वो प्रमोटर को 15,000 उनके शेयर्स वापस रीपे कर देगी। सिंपल। आई बात ख्याल में? दिस इज ग्रीन शू ऑप्शन। और सर ये पूरी प्रोसेस करने के लिए आपके पास में टाइम लिमिट कितना है? 30 डेज का। तो ग्रीन शू ऑप्शन की टोटल टाइम लिमिट होती है 30 डेज की। 30 दिन के अंदर आपको ये सारा चीजें कर लेना पड़ेगा। और सेकेंड चीज आपको ये करनी पड़ेगी कि आपने जब शेयर्स मार्केट में लॉन्च किए थे तब कितने लॉन्च किए थे आइडियली? खाली 1,00,000 शेयर्स। तो आपने सेबी से परमिशन भी ली थी खाली 1,00,000 शेयर्स की, जबकि अब आपने मार्केट में फ्लोट कितने कर दिए? ऊपर के 15,000, जिसकी आपने परमिशन तो मांगी नहीं सेबी से। तो आप इशू करने के बाद में लेके आ जाओ परमिशन, पहले इशू कर लो, बाद में कंपनी से मांग लो, बाद में सेबी से परमिशन मांग लो, कोई इशू नहीं है। और मैक्सिमम कितना इशू कर सकते हो प्रमोटर्स का पैसा, कितना शेयर्स ले सकते हो प्रमोटर से? खाली 15%। 15% से ज्यादा का तुम शेयर्स नहीं ले पाओगे। क्लियर है बात? ये डायग्राम ऐसे बनाए, ऐसे बनाना है या कुछ साफ सुथरे बना के दूं तुमको? ऐसे भी करते हैं। ठीक है, बना लो। सर वो 85 इनका एवरेज है ना? 85 इज योर एवरेज प्राइस।
हुआ? और सर ये स्टेबलाइजिंग एजेंट जो है, हमारा जो भी स्टेबलाइजिंग एजेंट है, तो वो पैसा कहाँ रखेगा? ये जो उसने पैसा कमाया ना 15 लाख रुपए, ये अपने खुद के बैंक अकाउंट में डालेगा क्या? तो नहीं, एक सेपरेट बैंक अकाउंट बनेगा जिसका नाम रहेगा जीएसओ बैंक अकाउंट, ग्रीन शू ऑप्शन, जीएसओ ग्रीन शू ऑप्शन बैंक अकाउंट में रखेगा, उसमें पैसा डाल के रख देगा, ताकि अपना पैसा और उसका पैसा मिक्स ना होगा। क्लियर है? अब एक बार तुम्हारे बुक में जो ग्रीन शू ऑप्शन है वो पढ़ लो, सब कुछ वही है जो मैंने अभी बताया। एक बार हाथ हाथ पढ़ लो, चलो एक बार पढ़ लो फटाफट।